नमस्कार। कवि समाज रावत सर की ओर से इस फेसबुक पटल पर मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। इस फेसबुक पटल पर आप सबका स्वागत है। स्वागत है सभी का। 6 बजे का टाइम मिला था हमें। अभी आप सब जुड़ रहे हैं। नमस्ते। आप सबका धन्यवाद जो आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। नमस्कार विक्रम जी। सबसे पहले मैं कवि समाज रावत सर के फेसबुक पटल को धन्यवाद देती हूँ। आपने सबके सम्मुख रूबरू होने का मुझे मौका दिया है। नमस्ते। अभी कुछ सदस्य जुड़ रहे हैं, कुछ हमसे और जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात रखती हूँ। मैं आदरणीय रूप सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस पटल पर आने का निमंत्रण दिया, मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं हृदय से आभारी हूँ श्री सुरेंद्र सुंदरम जी का, जिन्होंने इस मंच से मुझे परिचित करवाया। और मैं आभार प्रकट करती हूँ श्री रंगलाल बिश्नोई जी का, ओम पारिक जी का, डॉक्टर विजय कुमार पटीर जी का, डॉक्टर नीता अग्रवाल जी, सुभाष सोनी जी, सुनील पवार जी, सुरेंद्र पाल सोनी जी का, साथ ही बेटे यश का, जो रावत सर के इस सुंदर पेज को डिज़ाइन करता आ रहा है शुरू से ही। और मैं हृदय से आभारी हूँ भाई साहब आशु जी का, जो समय समय पर मुझे लेखन को लेकर मार्गदर्शन करते रहे हैं। नमस्कार जगदीश जी। नमस्ते। नमस्ते कुमार जी। नमस्कार समिंदर जी। नमस्ते अमित जी। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कवि समाज के लाइव प्रोग्राम की टेक्निकल टीम का, जो इस प्रोग्राम को बखूबी संभाले हुए है। सुरेंद्र पाल सोनी जी, बहन जी का स्वागत है। धन्यवाद सोनी जी। आज इस पटल पर आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी लिखना नहीं आता इतना। मैं अपने लिए यही मानती हूँ कि मैं लेखन की पाठशाला की प्रथम कक्षा की विद्यार्थी ही हूँ। जैसे प्रेप में बच्चे को डाल दिया जाता है ना, कभी वो रोते हुए हंसते हुए अपने शिक्षा को ग्रहण कर रहा होता है, बस कुछ ऐसे ही है मेरा भी। तभी मैं खुद से अक्सर ये कहती हूँ कि अभी नन्हे से पंख खुले हैं, अभी तो परों ने उड़ना सीखा भी नहीं। अभी नन्हे से पंख खुले हैं, अभी तो परों ने उड़ना सीखा भी नहीं। पर साथ जो मिला आप सभी का, तो ऊंची उड़ान के हौसले बुलंद हैं। पर साथ मिला जो आप सभी का, तो ऊंची उड़ान के हौसले बुलंद हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं तो मैं एक गृहिणी हूँ। मेरा एक भरा पूरा परिवार है। गृहिणी होने के साथ साथ मैंने शुरू से ही विविध क्षेत्रों में अपने आप को सक्रिय रखा है। फिर वो क्षेत्र चाहे गैर सरकारी संस्था में अध्यापन का हो, या कभी पति के व्यवसाय में साझी बनने का, या किसी सामाजिक संस्था में योगदान का या सहयोग का। पर इन सभी के बीच में मेरे परिवार ही मेरी प्राथमिकता रहा है, और परिवार के बड़ों से ही मुझे सदैव आशीर्वाद और छोटों से स्नेह मिलता रहा है, जो कि मेरा संबल है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरा ये मानना है कि स्त्री इस जीवन यात्रा में बहुत से किरदारों को जीती है। कभी बेटी है, कभी बहू है, कभी माँ है, तो कभी किसी की सखी है। ऐसी ही जीवन यात्रा के इन विभिन्न किरदारों को निभाने के साथ साथ अंत्य सलीला के रूप में लेखन यात्रा भी कहीं ना कहीं मुझ में चल ही रही थी।
बस इसका भान होना भी बाकी था। शायद मैं ये मान सकती हूँ कि अपनी माता जी के भजनों को लिखने की उनकी आदत कहें या जो उनकी रुचि थी, या मेरे दादाजी के किताबों को पढ़ने की रुचि, कहीं ना कहीं वो बीज रूप में मुझ में भी थी, जो कि अब पनपने लगी है। कविता पाठ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मेरा पहला अवसर है कि मैं आप सबके बीच में उपस्थित होकर ये कविता पाठ करूँगी। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब मेरी गलतियों और त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए अपना सहयोग बनाए रखेंगे। चूँकि ये प्रोग्राम वर्चुअल है तो मैं आप सबके चेहरों के भाव तो पढ़ नहीं सकती, फिर भी आप कमेंट से मेरा हौसला बनाए रखें, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आप सबका प्रेम आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा। मैं ये मानती हूँ कि कोई लेखक कब किसी रचना को लिख जाता है या कोई कविता कैसे लिख जाती है कि जैसे कोई रचना कागज पर तभी उतरेगी जब वो आपको अंदर तक भेद देगी, उसे आप अनुभूत करने लगते हैं। जब आप उसे अनुभूत करने लगते हैं तो ये जो भावों का सोता है ये फूट पड़ता है, यानी भावों का जो झरना है ये फूट पड़ता है और फिर ये भिन्न भिन्न दिशाओं में बह निकलता है। बस मेरा लिखना भी कुछ ऐसा ही है कि जब मुझे कोई चीज़ अंदर तक भेद जाती है, चाहे वो अनुभूति सुखद हो या दुखद हो, तो वो क्या है, वो कभी कभी कलम उस पर चल पड़ती है। तो मेरी लिखी बहुत सी पहली कविताओं में से एक कविता मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। आशा है कि आप इन संवेदनाओं के साथ बंध पाएंगे। कविता का शीर्षक है सुनो मेरी पुकार। सुनो मेरी पुकार। चारों तरफ अंधेरा, बस एहसास है तेरा। सांसें चल रही हैं मेरी, जिसमें बह रहा है लहू तेरा। चारों तरफ अंधेरा, बस एहसास है तेरा। सांसें चल रही हैं मेरी, जिसमें बह रहा लहू तेरा। दिन बीत रहे हैं, महीने भी, हुआ खत्म इंतजार, आया नवा महीना। चाहती हूँ देखना मैं ये संसार। चाहती हूँ देखना मैं ये संसार। प्यारा तेरा चेहरा स्पर्श की बहार। प्यारा तेरा चेहरा स्पर्श की बहार। घबराती हूँ न जाने क्यों मैं। घबराती हूँ न जाने क्यों मैं। होगा क्या हश्र मेरा भी यही। होगा क्या हश्र मेरा भी यही। आज जो हो रहा हर बेटी का। आज जो हो रहा हर बेटी का। कोई मरी कोख में कोई जन्म के बाद। कोई मिली गटर में कोई बहते नाले के पार। इस माँ तू ऐसा ना करना। इस खून की होली की तू भागी ना बनना। माँ तू ऐसा ना करना। इस खून की होली की तू भागी ना बनना। मैं तेरा अस्तित्व, तेरी मैं पहचान। तू ना होती तो भाई कहाँ से आता। मैं ना रही तो चलेगा कैसे ये संसार। आने वाला है राखी का त्योहार। आने वाला है राखी का त्योहार। भाई कर रहा मेरा इंतजार। दे साथ मेरा माँ बता इस जालिम जमाने को। दे साथ मेरा माँ बता इस जालिम जमाने को। अगर बेटी ना रही तो बहू कहाँ से आएगी। उस वृक्ष की वंशलता को सींचने कौन जन्नत से आएगी। सुनो मेरी पुकार। प्यारी बाहें आलिंगन चाहें, देख रही हैं हम राहें। अब इसी से मिलती जुलती मैं एक कविता आपकी ओर प्रस्तुत करती हूँ। बेटी हो या बेटा, दोनों को ही हमें अच्छे संस्कार देना चाहिए। उसको अच्छे संस्कारों के जल से सींचना चाहिए ताकि वे समाज के लिए स्वस्थ, उपयोगी, स्वावलंबी वृक्ष बन सके। लेकिन लड़की को केवल यही शिक्षा देना कि तुमने एक दिन पराए घर जाना है, आगे बोलना नहीं, अपने हक के लिए लड़ना नहीं, तो इस तरह बहुत बार ऐसा हमने देखा है, सुना है कि वह अन्याय के विरुद्ध भी मुंह नहीं खोल पाती है। और क्या है, तो इस तरह से अपने एक माँ विदाई के समय अपनी बेटी को कुछ ऐसी शिक्षा भी देना चाहती है। तो सुनिए मेरी एक और कविता। एक सीख यह भी, दुल्हन बनी अपने कलेजे को देख माँ उत्साहित है। दुल्हन बनी अपने कलेजे को देख माँ उत्साहित है। नए वस्त्र
नए आभूषण नए राग संबंध से नन्ही कली उलसित है। नए वस्त्र नए आभूषण नए राग संबंध से नन्ही कली उलसित है। नई दुनिया का गाना होगा, मीत के संग नए घर जाना होगा। नई दुनिया का गाना होगा, मीत के संग नए घर जाना होगा। भाव नए संजोए सपने की दुनिया में खोए पिया संग चलने लगी। भाव नए संजोए सपनों की दुनिया में खोए पिया संग चलने लगी। माँ ने किया कन्या का दान, साथ दी संस्कार की सीख भी। माँ ने किया कन्या का दान, साथ दी संस्कार की सीख भी। जब पांव वो दहलीज से बाहर धरने लगी। आदर सत्कार काज व्यवहार ये गुण सदा अपनाना। आदर सत्कार काज व्यवहार ये गुण सदा अपनाना। पर तेरी सरलता तेरा ये भोलापन अपनी कमजोरी ना बनाना। गर जुल्म हो तुझ पर तू ना मुख पर सिल लगाना। गर जुल्म हो तुझ पर तू ना मुख पर सिल लगाना। आग से रोटियां सेकना होलिका बन जल ना जाना। आग से रोटियां सेकना होलिका बन जल ना जाना। शील गुण की तू खान पर भवानी बन महिषासुर को सबक सिखाना। शील गुण की तू खान पर भवानी बन महिषासुर को सबक सिखाना। तू अबला ना बनना ढाल बन नारी शक्ति को जगाना। तू अबला ना बनना ढाल बन नारी शक्ति को जगाना। तू नारी रूप दुर्गा का करती सिंह सवारी। तू नारी रूप दुर्गा का करती सिंह सवारी। नवरूप नवशक्ति का पुरुष भी पुजारी। नवरूप नवशक्ति का पुरुष भी पुजारी। तू जागी तो जाग जाएगी वामा शक्ति। तू जागी तो जाग जाएगी वामा शक्ति। दिए जो वस्त्र उपहार बेड़ियां हैं इसमें अपार। ये बात तू समझ लेना अपना जीवन भ्रम में ना गवाना। ये बात तू समझ लेना अपना जीवन भ्रम में ना गवाना। बालिका है तू अभी अबोध पर ऐसी ही बनी ना रहना। बालिका है तू अभी अबोध पर ऐसी ही बनी ना रहना। हो जाऊंगी कन्या तेरा साहस शक्ति देख मैं धन्य। हो जाऊंगी कन्या तेरा साहस शक्ति देख मैं धन्य। धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद। बहुत खूब, क्या बात है ममता जी की पिटअप। धन्यवाद दीदी रजनी। और अब मेरी एक कविता है जो कि एक गीत है, एक पुकार है किसे कि द्वापर के कृष्ण एक बार कलयुग में आ जाएं। द्वापर के कृष्ण एक बार कलयुग में आ जाएं और इस कलमश धरा से समस्त पाप को मिटा दें। तो इसी तरह की एक प्रार्थना गीत है मेरा, तो सुनिए। केशव एक बार फिर आओ। केशव एक बार फिर आओ। केशव एक बार फिर आओ मुरली की तान सुनाओ। द्वापर की लीला मन भावन कलयुग धरती भी कर दो पावन। द्वापर की लीला मन भावन कलयुग धरती भी कर दो पावन। केशव एक बार फिर आओ। मयूर रखते पंख समेटे सावन का जल बरसाओ। मयूर रखते पंख समेटे सावन का जल बरसाओ। वो यमुना के तीरे कदम डाले ले हिलोरे प्रेम झूले झुलाओ। केशव एक बार फिर आओ। केशव एक बार फिर आओ। कालिये नाग दमन कर देते नंदगांव में खुशियां भर देते। कालिये नाग दमन कर देते नंदगांव में खुशियां भर देते। त्रस्त भय शुद्ध मन जन को काली माँ रजनी में। त्रस्त भय शुद्ध जन मन को काली माँ रजनी में। मुखचंद दिखलाओ केशव एक बार फिर आओ। केशव एक बार फिर आओ। गोवर्धन उंगली धरते प्रलय मुक्त नंदवासी करते। गोवर्धन उंगली धरते प्रलय मुक्त नंदवासी करते। मोर पंख केशव एक बार फिर आओ। मोर पंख पीतांबर सजाओ कानन कुंडल पग पैजनिया झंकार बजाओ। केशव एक बार फिर आओ। नवनीत हांडी छलकती जाती नटखट की लीला रचती जाती। नवनीत हांडी छलकती जाती नटखट की लीला रचती जाती। राधा पायल रुंझुन बजती काना बंसी मन को हरती। राधा पायल रुंझुन बजती काना बंसी मन को हरती। प्यार के मोती बिखराओ केशव एक बार फिर आओ। कंस वध कर नायक बन जाते सत्य हित को महाभारत करवाते। कंस वध कर नायक बन जाते सत्य हित को महाभारत करवाते।
सुदर्शन चक्र की किरणें बिखराओ, भक्त वत्सल कहलाओ, धर्म हानि से बचाओ, केशव एक बार फिर आओ। यशोदा के दुलारे, देवकी के सहारे, नंद बाबा के तारे, धेनु के रखवारे। यशोदा के दुलारे, देवकी के सहारे, नंद बाबा के दुलारे, धेनु के रखवारे, मित्र सखाओं में तारनहारे, दीन सुदामा प्रीति रख किए वारे न्यारे। समता पाठ पढ़ाओ, प्रीत सभी को सिखलाओ, केशव एक बार फिर आओ। गोपियों संग फाग गाते, कुंज गलियों में रास रचाते, गोपियों संग फाग गाते, कुंज गलियों में रास रचाते, होली रंग से हर चित रंग जाते, होली रंग से हर चित रंग जाते। ऐसा निश्चल रंग बिखराओ, केशव एक बार फिर आओ। ऐसा निश्चल रंग बिखराओ, केशव एक बार फिर आओ। राजकाज का करते प्रबंधन, राजकाज का करते प्रबंधन, जनता रहती प्रसन्न मन। कलिमल धरा को रज चरणों से पावन कर जाओ, कलिमल धरा को रज चरणों से पावन कर जाओ। कुमलाए फूलों पर मृदु मुस्कान बिखराओ, कुमलाए फूलों पर मृदु मुस्कान बिखराओ, केशव एक बार फिर आओ। धन्यवाद सुरेंद्र जी, शानदार रचनाएं। तो कुछ इसी तरह का है मेरा लिखना, तो आशा है आप सबको पसंद आ रहा होगा। शमिंदर जी धन्यवाद आपका, धन्यवाद दीदी जी, सुपर से भी ऊपर धन्यवाद। और अब मेरी अगली कविता है तराजू। कहीं ना कहीं हम सब फर्ज के तराजू में तुले ही जाते हैं। ये जीवन क्या है, एक तराजू ही है, तराजू में तुलते ही जा रहे हैं। तो उससे संबंधित कुछ शब्द है मेरे। दिल को छू लेने वाली कविताएं, बहुत ही बढ़िया। सौरभ धादीच धन्यवाद। कवि समाज रावत सर बहुत खूब, धन्यवाद जी कवि समाज रावत सर, आपने मुझे ये मौका दिया सबसे रूबरू होने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी कविता है अगली तराजू। तो सुनिए। रोज़ सुबह होती है, रोज़ रिश्तों के तराजू में मैं तोला जाता हूँ। रोज़ सुबह होती है, रोज़ रिश्तों के तराजू में मैं तोला जाता हूँ। हर बार मेरी वफ़ा का पलड़ा, हर बार मेरी वफ़ा का पलड़ा कुछ हल्का ही आंका जाता है। फिर रात घिर आती है, नींद नहीं मेरी आंखों में। फिर रात घिर आती है, नींद नहीं मेरी आंखों में। तैरने लगती हैं फ़र्ज का कर्ज चुकाने की तरकीबें, तैरने लगती हैं फ़र्ज का कर्ज चुकाने की तकरीबें। मदन गोपाल पेंटर जी गजब, धन्यवाद जी धन्यवाद। इस बार सुबह ने नए ढंग से जगाया, इस बार सुबह ने नए ढंग से जगाया। रोटी का चौथा भी तकड़ी की ताक पर धर दिया, रोटी का चौथा भी तकड़ी की ताक पर धर दिया। मैं देखता रहा, मेरे कलेजे पर पत्थर रख दिया। मैं देखता रहा, मेरे कलेजे पर पत्थर रख दिया। मेरे जिगर के हिस्सों के प्रश्नों को मैंने, मेरे जिगर के हिस्सों के प्रश्नों को मैंने नाता धर्म के लेबल से ढक दिया। मेरे जिगर के हिस्सों के प्रश्नों को मैंने नाता धर्म के लेबल से ढक दिया। बाट ने तराजू पर चढ़, बाट ने तराजू पर चढ़, चौथाई को साथ ले, हुआ संभाग ये फरमान सुना दिया। अब क्या हुआ कि बाट ने तराजू पे चढ़, चौथाई को साथ ले, हुआ संभाग ये फरमान सुना दिया। अब तराजू रिश्तों रिवायतों ने मेरी पीठ थपथपाई, अब तराजू रिश्तों रिवायतों ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं अगली सुबह के इंतजार में रात को आंखों में पिरोने लगा, मैं अगली सुबह के इंतजार में रात को आंखों में पिरोने लगा। धन्यवाद जी अभिमन्यु लड़ोया, धन्यवाद धन्यवाद आप सबका। अब मैं आपके सामने एक और कविता प्रस्तुत करूंगी जिसका शीर्षक है पखेरु। शब्द बहुत कम शब्दों में लेकर मैंने इस कविता को लिखा है, आशा आप सबके समझ आ जाएगी। एक एक शब्द से ही इस कविता को बांधा है मैंने। तो देखिए मेरी बात आप तक पहुंचती है, आप मेरी बात को समझ पाएंगे जो मैं इसमें कहना चाह रही हूँ। पिंजरा परिंदा पंख पखेरु,
पिंजरा परिंदा पंख पकेरू, छटपटाहट बिखरती कड़ियाँ, छटपटाहट बिखरती कड़ियाँ, आतुर उलझी आसमां आंख नम, आतुर उलझी आसमां आंख नम, धरती गोद उदास, धरती गोद उदास, वृक्ष पखेरू डारा डेरा, वृक्ष पखेरू डेरा, झुका दिए कंधे, संगी बाहें फूल शूल राह, संगी बाहें फूल शूल राह, पखेरू रू बेचैन, बंधन घेरे मोह प्रीत पर्दे, बंधन घेरे मोह प्रीत पर्दे, पिंजर पिंजरा कड़ी कड़ी, पिंजर पिंजरा कड़ी कड़ी, स्मृति चिन्ह, बंधन सब बंधन क्षीण देह, बंधन सब बंधन क्षीण देह, रू उधर्व, रू उधर्व, वस्त्र नूतन तत्पर धारण, प्राण तागा क्षीण क्षीण, वस्त्र नूतन तत्पर धारण, प्राण तागा क्षीण क्षीण, प्रतिपल मोती मुँह, प्रतिपल मोती मोह छूट छिटक, प्राण पखेरू स्वर्ण विहान, प्राण पखेरू स्वर्ण विहान आरूढ़, काया माया तज विराम तटस्थ, काया माया तज विराम तटस्थ, अनंत उड़ान नवदेश नववेश, अनंत अनंत उड़ान नवदेश नववेश। कुछ ऐसा ही है हम सबका जीवन का सफ़र कि अंत में ये सब काया माया तजकर हमें एक अनंत उड़ान की तरफ जाना है। इसी से संबंधित पंजाबी में शेख फरीद जी ने कहा है, वेख फरीदा मिट्टी खुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी मिट्टी, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। वाह जी वाह, धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी, ललिता दीदी जी, धन्यवाद। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मेरे पास पहुंच गई है, धन्यवाद। अब मेरी एक लंबी कविता है, इसका शीर्षक वैसे मैंने इसको लंबी कविता ही दिया है, पर एक नाम और है, सत्यशोध, सत्यशोध लंबी कविता। तो मैं पेश करती हूँ आप सबके सामने। एक दिन मित्र मिले, एक दिन मित्र मिले, हमने पूछा कहाँ रहते हो सखा, हमने पूछा कहाँ रहते हो सखा, व्यस्त हूँ भाई, ये उत्तर पा हमने एक और प्रश्न कर डाला, व्यस्त हूँ भाई, यह उत्तर पा हमने एक और प्रश्न कर डाला, कैसी व्यस्तता, शोध कार्य में रत हूँ, कैसी व्यस्तता, तो उत्तर मिला क्या, शोध कार्य में रत हूँ। जिज्ञासु मन खोज कार्य नाम सुन असमंजस से भर पूछ बैठा, जिज्ञासु मन खोज कार्य नाम सुन असमंजस से भर पूछ बैठा, कहीं शीर्षासन पर सेब तो नहीं टपक पड़ा, कहीं शीर्षासन पर सेब तो नहीं टपक पड़ा, और कहीं तुम भी गहन कंदराओं में जा अभेद्य को भेद रहे हो। हमने बोला जरा कुंदकली खिलाकर, हमने बोला जरा कुंदकली खिलाकर, गुरु आकर्षण खोज दे गया वो बुराया बाबा, गुरु आकर्षण खोज दे गया वो बुराया बाबा, भगवान ने प्रसाद भेजा था भोग लगाता और घर चला जाता, भगवान ने प्रसाद भेजा था भोग लगाता और घर चला जाता, क्यों कब कैसे ककारों में फंस अब तलक आधी दुनिया को घुमा दिया है, क्यों कब कैसे ककारों में फंस अब तलक आधी दुनिया को उलझा रखा है। सच पूछो मित्र, तभी से किसी पेड़ तले ना बैठने का संकल्प सूत्र बांध लिया है, सच पूछो मित्र, तभी से किसी पेड़ तले ना बैठने का संकल्प सूत्र बांध लिया है। न जाने कब शीर्ष पर पड़े और हम सेब में देव और देव में सेब खोजने लगे, न जाने कब शीर्ष पे पड़े और हम सेब में देव और देव में सेब खोजने लगे। व्याख्यान माला लंबी होती देख मित्र ने सेब हाथ में थमा दिया। अब क्या हुआ, मित्र सुन रहा था इतनी देर का, उसका मित्र बोले जा रहा है उसे, तब उसने क्या किया, व्याख्यान माला लंबी होती देख मित्र ने सेब हाथ में थमा दिया और कहा, अभी ताजे ही बाजार से लाया हूँ, मीठे हैं बहुत।
भी अब चुप हो जा, मीठे सेब खा लो, ठीक है। सेब मित्र दोनों को एक साथ देख हमारा मुख खुला का खुला ही रह गया। सेब मित्र दोनों को एक साथ देख हमारा मुख खुला का खुला ही रह गया। प्रश्न पासा अब मित्र के पाले में था। प्रश्न पासा अब मित्र के पाले में था। ये दो बिंदुओं के आगे तैरती, ये दो बिंदुओं के आगे तैरती तेरी मेरी उसकी बात, या घटना साक्षी जो बनते हम, क्या वही है सत्य स्वरूप। अब प्रश्न कर दिया मित्र ने कि दो बिंदुओं के आगे तैरती तेरी मेरी उसकी बात, या घटना साक्षी जो हम बनते हैं, क्या वही है सत्य स्वरूप। ये दो बिंदु ही गवाह बन सकते हैं सत्य कसौटी पर उतरते, जो प्रति है अक्ष के वही ना है सत्य स्वरूप। हमारे ऐसे जवाब में सवाल योद्धा चला रहे थे हम पर ही शर। अब जवाब तो दे दिया पर खुद ही उलझ गया कि जो मैं कह रहा हूं, जो प्रत्यक्ष दिखता है वही सत्य है क्या। अब क्या है, हमारे ऐसे जवाब में सवाल योद्धा ही चला रहे थे हम पर शर। अब खोज अभियान में मैं भी सम्मिलित हो चला। अब खोज अभियान में मैं भी सम्मिलित हो चला। निकल पड़ा मैं दूर बहुत दूर, देखा किसी छोर। निकल पड़ा मैं दूर बहुत दूर, देखा किसी छोर। आक्रोशित लोग, अबोध बालक, मारने को उठते हजारों हाथ। अब वो सत्य को खोज रहा है, जो जो उसके सामने आ रहा है वो उसको बता रहा है कि निकल पड़ा मैं दूर बहुत दूर, देखा किसी छोर। आक्रोशित लोग, अबोध बालक, मारने को उठते हजारों हाथ। मालिक अनुपस्थिति में लड्डू ले लिया था हाथ। मालिक अनुपस्थिति में लड्डू ले लिया था हाथ। चोरी महापाप, घेरे हुए था उसे वो समाज। चोरी महापाप, घेरे हुए था उसे वो समाज। विस्मित मैं देख रहा था अबोध बालक। विस्मित मैं देख रहा था अबोध बालक, जो खड़ा था नतग्रीव। चोर है ये, चोर है ये, एक स्वर में गूंजा महाकार। सत्य संगठन में देख मैं आगे बढ़ा। सत्य संगठन में देख मैं आगे बढ़ा। अब क्या स्वरूप मिला सत्य का कि संगठन में बसता है। अब आगे बढ़ा। खेती हर मजदूर काम बोझ से लद, हल जोत रहा है होले होले। खेती हर मजदूर काम बोझ से लद, हल जोत रहा है होले होले। मालिक बुला थप्पड़ लात ना बरसाए, कार्य समापन ना हो पाए। मालिक बुला थप्पड़ लात ना बरसाए, ये कार्य समापन ना हो पाए। इंसान महत्वहीन है कार्य संपन्नता के आगे, जाना सत्य शक्ति में बसता। और बड़ा मैं इसकी परतों की तह में, और बड़ा मैं इसकी परतों की तह में। अब क्रंदन पड़ा कानों में किसी अबला का। अब क्रंदन पड़ा कानों में किसी अबला का। धर्म भाग की दे रही थी दुहाई, धर्म भाग की दे रही थी दुहाई। भविता सता रही थी, पराए घर से आ न्याय अन्याय का पाठ पढ़ा रही थी। पराए घर से आ न्याय अन्याय का पाठ पढ़ा रही थी। संस्कार शिक्षा प्रश्न चिन्हित कर दी गई। संस्कार शिक्षा प्रश्न चिन्हित कर दी गई। पंच परमेश्वरों ने संस्कार विहीन पद से नवाजा। सत्य मुखिया मुख में बसता। अब क्या देखा कि सत्य मुखिया मुख में बसता। सत्य असत्य की कड़ियों को, सत्य असत्य की कड़ियों को तोड़ मरोड़ जोड़ में अपने पथ लौट रहा था। सत्य असत्य की कड़ियों को तोड़ मरोड़ जोड़ में अपने पथ लौट रहा था। मोहल्ले में लगा था मेला। अब वापस आ रहा है वो, अब वो अपने मोहल्ले में पहुंच रहा है तो क्या देखता है, मोहल्ले में लगा था मेला। मौका क्या था, नेताजी देवी मंदिर उद्घाटन समारोह। मौका था नेताजी देवी मंदिर उद्घाटन समारोह। देवी पूजनीय परम सत्तामान नेताजी सिर झुका रहे थे। देवी पूजनीय परम सत्तामान नेताजी सिर झुका रहे थे। डॉक्टर विजय कुमार पटेल जी लिख रहे हैं, क्या बात है, धन्यवाद विजय जी, आप लोगों का ही सहयोग है। तो देवी पूजनीय परम सत्तामान नेताजी सिर झुका रहे थे। श्वेत स्वच्छ पहन विकास सच्चा साथी बतला, नेताजी अपना सिक्का चला रहे थे। श्वेत स्वच्छ पहन विकास सच्चा साथी बतला, नेताजी अपना सिक्का चला रहे थे। रात रंगशालाओं में सोम रस छलकाते, दिन द्वार अबला सिर छप्पर टूटे की करती दुहाई। अब नेताजी हैं, अपनी रात कैसे बिताते हैं और दिन कैसे है। रात रंगशालाओं में सोम रस छलकाते, दिन द्वार अबला सिर छप्पर टूटे की करती दुहाई। अब उस दुहाई का क्या देना पड़ेगा प्रतिदान,
पट अस्मिता प्रतिदान चीर चूर चूर्ण, पट अस्मिता प्रतिदान चीर चूर चूर्ण, सोमरस संग रंगशालाओं में घुलती, सोमरस संग रंगशालाओं में घुलती, सिर लाज रखी संदेश जनता समुख प्रेषित करवाया, कि ये प्रसार करवा दिया। उस स्त्री की हमने लाज रखी जिसके सिर पर छप्पर भी नहीं था। सिर लाज रखी संदेश जनता सम्मुख प्रेषित करवाया, सबने नेताजी को कहा सच्चा समाज सेवक, सबने नेताजी को सच्चा समाज सेवक बतलाया। सत्य सत्ता में बसता, सत्य सत्ता में बसता एक रंग और ये पाया, पल पल परिवर्तित रूप सत्य शोध डगर, पल पल परिवर्तित रूप सत्य शोध डगर, निज शोध में ही जीवन सफर, निज शोध में ही जीवन सफर। अच्छी लेखनी इंदर चंद भारतीय जी ने लिखा है। अच्छी लेखनी, योजना शाही, नाइस, सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद शशि जी। और इसके साथ अब मैं आपको अपनी कहानियों की तरफ ले जाती हूँ, जो कुछ एक मेरी लघु कथाएं हैं। 2017 के कथारंग बीकानेर की पत्रिका में मेरी एक ये कहानी प्रसारित हुई थी, छपी थी, जिसका शीर्षक है पंख। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ ये पंख लघु कथा। राजस्थान की तप्त धरा पर सावन भादो बीत जाने पर अंतिम पखवाड़े में हुई वर्षा किसी उत्सव से कम न थी। पर ये क्या, इस उत्सव लहरी में ये कैसा रोदन! अरे ये तो रज्जो के रोने की आवाज थी। याद है मुझे, रज्जो जब 9वीं कक्षा में थी और मैं 10वीं में। वो बरसात की शाम घर के बाहर बैठे रो रही थी। होठ स्याह नीले हो गए थे, सारा शरीर कांप रहा था। मुझे समझते देर ना लगी, आज फिर से माँ की मानसिकता का शिकार बनने की बारी रज्जो की थी। जब कभी आंटी जी को बीमारी का दौरा हावी होता तो कई अजीबोगरीब कार्य करती वो। कभी कपड़ों की होली जलाती तो कभी अपने इन 4 बच्चों को बेहताशा पीटने लगती। मुझे माँ की ठंडी छांव ईश्वर ने कभी दी ही नहीं, और यहाँ माँ है पर छांव कहाँ। सबका अपना अपना नसीब। खैर, दौड़कर मैंने उसके पास जा उसका हाथ थाम लिया। प्यार की भूख जैसे बढ़ गई हो, गले लग जोर जोर से रोने लगी। बस उस उठापटक भरे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि एक और घटना रज्जो के जीवन में घटी। सुंदरता भी कभी जीवन में अभिशाप बनने लगती है। रज्जो 12वीं कक्षा में आ गई थी। पिता के पास काम के सिलसिले में आने वाले युवक का मन रज्जो पर आ गया। नियत का पता चलने पर युवक का घर आना बंद हुआ तो मोहल्ले स्कूल के चक्कर लगा एक मासूम को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। इसी बदनामी के चलते रज्जो ने आत्महत्या करने जैसा कदम भी उठाया, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बड़ी बहन को देखने आए लड़के वालों ने छोटी बहन यानी रज्जो को पसंद कर लिया। रज्जो को सोचने का मौका भी नहीं मिला कि हर हाथ पीले कर दिए गए। रज्जो खूब रोई। उसके कहे ये वाक्य आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए। मैं उसे सांत्वना देने के लिए कुछ शब्द जुटा ही रही थी, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कहाँ रज्जो से अलहदा हूँ, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, तो कुछ कम रज्जो को ही तो जी रहे हैं हम। तो मेरी ये कहानी थी पंख कि लड़कियों को अपना मन चाहा अपने पैरों पे खड़े होने से पहले ही उनके हाथ पीले कर देना कि हाँ जी पराया धन है, इसको घर भेज दिया जाए, इसकी शादी कर दी जाए, हम अपने फर्ज से मुक्त हो जाएं। छांव और माँ संदर्भ सामर्य। ओम पारिक जी धन्यवाद। ललिता जी सत्य की बहुत अच्छी प्रस्तुति, धन्यवाद। अच्छा, सत्य खोज की कविता के लिए कहा है, ठीक है जी। अब एक और मेरी लघु कथा है श्राद्ध। पढ़िए और समझिए कि जो हमने परंपराएं रीति रिवाज बना लिए हैं तो वो क्या, जो परंपराएं और रीति रिवाज जिसके लिए हम बनाते हैं, तो क्या जीते जी अगर उनके साथ वैसा व्यवहार कर दिया जाए तो जो दान पुण्य और जो हम ये सब चाहते हैं तो क्या वो ज़्यादा उन तक पहुँचेगा या मरणोपरांत पहुँचेगा। तो सुनिए एक कथा मेरी श्राद्ध।
घर से पकवानों की महक उठ रही थी। वो दोनों इस महक में बहते उसी छत पर आ बैठे जो कभी अपनी थी। मंद पड़ी घ्राण शक्ति भी आज तीव्र हो रही थी। सिलवटों की तह में छुपी मोतियां बिंद वाली आंखें रसोई को निहार रही थी और चश्मे की धुंधलाहट से भी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, क्योंकि पार्सल जब कमकमाते हाथों से उसका चश्मा छूट कर टूट गया था, तब वंशवाद की पोद में पल्लवित उसके ही श्रीमान सुपुत्र ने क्रोधित हो रोज का काम हो गया है कहकर उसी टूटे चश्मे से काम चलाने का फरमान जारी कर दिया था। टूटे फ्रेम में कभी ऊपर कभी कभी पास का दूर तो कभी दूर का पास होने लगा और एक दिन दूर दिखती ट्रेन ने ऊपर का टिकट काट दी। 5 साल पहले स्वर्गधिकारिणी पत्नी ने उसी तिथि को दूध पठाए जिस तिथि को वो गोलोक गमन कर गई थी। बस एक दिवसीय मैच था जहां स्त्री पुरुष दोनों ही थर्ड एम्पायर का इंतजार कर रहे थे। खिलाड़ी को विजय श्री पत्र देने को उत्सुक थे। वह छत से साफ नहीं देख पा रहा था। पत्नी को आवाज दी, जरा पास से देख आए, क्या बनाए। उसकी बूढ़ी अंतड़ियां कुलबुला रही थी, परंतु पति ने बेटे बहू की हिदायत याद आ गई परंतु पत्नी को बेटे बहू की हिदायत याद आ गई कि अगर हाथ पांव काम नहीं करते तो एक तरफ बैठा नहीं जाता। तब से वह एक तरफ बैठने लगी थी। थर्ड एम्पायर यानी कागराज भी मुंडेर पर पधार चुके थे। बड़े ही मनुहार से ग्रास सजाकर काग को भोग लगा दिया गया। उसकी लिजलिजी सी देह मुंडेर की तरफ सरकने लगी। जब तलक ग्रास को छूता काग डकार ले चुका था। वैसे उसे अपनी पत्नी के बाद से गंध से तृप्त होने का अभ्यास हो चला था। अक्सर बहू जब भी रसोई में हलवा बनाती उसे सूखी पूड़ी सब्जी से ही संतुष्ट होना पड़ता। मांगने पर पिंटू ने खत्म कर दिया, यही जवाब मिलता। बहू ने बड़ी श्रद्धा से आज माँ बाबूजी के पसंदीदा व्यंजन बनाए थे। आखिर अपने पितरों को प्रसन्न करना उसका धर्म था। यजमानों को नए पाटों पर विराजमान किया। थाल सजा बहू श्रद्धा सागर उड़ेलती नतमस्तक हुई जा रही थी। वस्त्र संग दक्षिणा का विधान कर पुत्र सौ आशीष पा रहा था। वहीं कहीं उस नए चश्मे की राशि उस दक्षिणा में दिखलाई दे रही थी। वहीं कहीं पिता को उस नए चश्मे की राशि उस दक्षिणा में दिखलाई दे रही थी। सब कुछ विधि विधान से संपन्न कर पुत्र द्वारा हाथ में लिया तर्पण जल उन दो सूक्ष्म पिंडों के नेत्रों से आशीर्वाद के रूप में बह निकला। तो ये मेरी छोटी सी एक लघु कथा थी, श्राद्ध कि माता पिता तो मरने के बाद भी आपको आशीर्वाद ही देते रहेंगे। कर्म हमें निर्धारित करना है कि हमें कैसे करना है। यथार्थ प्रस्तुति शशि जी, धन्यवाद। कवि समाज वाह। संगीता शाही, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू दीदी। अब मेरी एक छोटी सी और लघु कथा है, मिलन। तो सुनिए। खिड़की से आती मिट्टी को रोकने के लिए कई बार उसे बंद किया, पर हवा के जोर से पूरी तरह बंद नहीं हो रही थी, जरा सी खुली रह जाती। मेरा ये गवाक्ष खेल काफ़ी देर चलता रहा। हार कर मैंने अपना प्रयास छोड़ दिया। मेरे कपड़े, मेरा बैग और ओढ़ा हुआ मेरा काला शॉल सब रेत के कणों से सजे थे। रेल में रेगिस्तान के धोरों के सफर में दूर तक रेत ही रेत देखने को मिलती है। ऐसा लग रहा था इसी रेत से उठ कुछ क्षण पाहुन स्वागत को मुझसे आ मिले हैं और मैं नादान उन्हें अपने पर पड़ी गंदगी समझ दूर छिटक रही थी। सहसा बाजू पर पड़ी धूल झाड़ते वक्त एक आवाज कानों में आ पड़ी जो कह रही थी, इतनी नफरत क्यों है जनाब, एक दिन तो मिलन होगा ही, थोड़ा थोड़ा मिलते रहने से कुछ अजनबीपन कम ही होगा। यह आवाज धोरों से उस पर उगी हर झाड़ झंकार से मुझ पर गिरी हर रेत के कण से आ रही थी। अब मैं रेत के हर कण में लिपटी हुई खुद को महसूस कर रही थी। वही शेख फरीद की बात, मिट्टी उत्ते मिट्टी, मिट्टी दा मुंह खुला, अंत मिट्टी ते मिट्टी, हम सब ने अंत में मिट्टी हो जाना है। आरजूपुरी, वाह चाची, थैंक यू। आंचलपुरी, क्या बात है। अश्वनी राव, नाइस। ललिता जी, सुंदर रचना, धन्यवाद। एक और मेरी कथा है, लघु कथा, जो भी हम इस वैश्विक महामारी के दौर से निकले और हमने देखा कि इसका बहुत से हमारे मानसिक स्तर पर भी बहुत इसका प्रभाव पड़ा है। आर्थिक और ये स्थितियां तो सब प्रभावित हुई ही हैं।
तो वहाँ कहीं ना कहीं इतना जो लोग प्रभावित हो गए कि आए दिन अखबारों में ये पढ़ने को मिलता था कि जैसे ही पता चला कि जी कोरोना पॉजिटिव हैं तो वो इतना भयभीत और डर जाते थे। 14 दिन क्वारंटाइन होना है, तो ये भूल जाते थे कि ये क्या बीमारी से हर कोई लड़ता है, तो उससे हम बाहर भी आ सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, पर इतना भयभीत होकर अपने प्राणों को ही मतलब छोड़ देना। ऐसे एक अखबार में स्टोरी आई थी, पढ़े लिखे रिटायर्ड प्रोफेसर थे, जब पता चला जी कोरोना पॉजिटिव हैं तो हॉस्पिटल में जब उन्हें ले जाया गया वहाँ उन्होंने सुसाइड कर लिया, नोट छोड़ दिया कि मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरी वजह से कोई परेशान हो मेरा घर का। तो इस तरह के कदम उठा लेते हैं। तो एक इसी से मिलती जुलती मेरी लघु कथा है भय। उसे विमान सेवा द्वारा अपने देश लाया जा चुका था। इस विमान में उस जैसे रोजी रोटी की जंग जीतने को मोर्चों पर खड़े कितने ही रणबांकुरे घर वापसी कर रहे थे। उसके मिडिल क्लास पिता ने बेटे के ऊंचे सपनों को साकार करने के वास्ते लोन का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। पिता के विश्वास की किरण जब प्रखर वेग से प्रकाश फैलाने लगी, जब बेटे को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और अब झुके कंधे सामान्य स्थिति में आने का प्रयत्न करने लगे थे। जी, रचनाएं अंकुरित होती हैं शशि जी, धन्यवाद। विमान से उतरे सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया गया। मजदूरी करने के कुछ व्यक्ति भी इस दल में शामिल थे। इस बीमारी का कहर देख सुन सब चिंतित थे कि उनकी जांच रिपोर्ट भी अगर पॉजिटिव आई तो ये सोच रहे थे। दो मजदूर दोस्त आपस में दूरी बनाए बातें कह रहे थे। डरने की कोनो बात नहीं, रिपोर्टवा नेगेटिव भी आ सकत है। अब वो कोई बिहार का था, कोई उसमें अलग प्रांत का था, तो कोई कैसी भाषा बोल रहा है कि डरने की कोनो बात नहीं, रिपोर्टवा नेगेटिव भी आ सकत है। तो सबको इतने में भयभीत क्यों है, हो सकता है कि रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाए। तो दूसरा बोल पड़ा, वो नीली छतरी वाला है ना, हाथ में डोर उसी के है। वो नीली छतरी वाला है ना, हाथ में डोर उसी का है। तभी एक अन्य ने कहा, मौत से पहले मौत का मातम क्यों मनाना, और यदि पॉजिटिव भी आ जाए तो ठीक होने के चांस हैं, पूरे चांस हैं। आप परहेज कीजिए, जो डॉक्टर के आपको बताते हैं उस तरह चलते जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। पर नहीं, इन अनपढ़ों की आध्यात्मिक चर्चा दूसरे कमरे के बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। शायद वे अपनी बातों से उसी पिता के बेटे को ढांढस बंधा रही थे जो सुबह से ही ना कुछ खा रहा था, ना किसी से कोई बात कर रहा था। पॉजिटिव, यही सोच उसका दम निकला जा रहा था। सोशल मीडिया पर मरने वालों की वीडियो देख देख कर अंदर तक डर बैठ गया था। हालांकि पिताजी फोन पर सकारात्मकता भरी बातें सुनाकर उसका हौसला बढ़ाते। कुछ देर पिताजी की बातों का असर साथ रहता, चेहरे पर खुशी के भाव भी आने लगते। भावों के आने जाने का खेल संध्या तक तो चलता रहा। फिर एक ही भाव स्थिर शून्य विराजित हो गया। रात गहराने लगी पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तड़के बहुत जोर से हुए शोर ने सबको हड़बड़ाहट में जगा दिया। सामने की खिड़की का कांच टूटा हुआ था और वह अपने बिस्तर पर नहीं था। पिताजी के फोन की घंटी उसके फोन पर बार बार बज रही थी। नर्स ने फोन उठाया तो पिताजी को समझते देर ना लगी कि सवेरा जीवन की रोशनी में हमेशा के लिए अंधेरा कर गया है, कि ये सवेरा उस जीवन की रोशनी में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया है। अब पिताजी के कंधों का बोझ उनकी लाठी भी नहीं सहन पा रही थी। यहाँ स्टाफ के साथ हाथ में सभी नेगेटिव रिपोर्ट्स लिए डॉक्टर सोच रही थी कि जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने का जज्बा रखे पढ़े लिखे इंसानों के हौसलों को मृत्यु का भय इस तरह से पस्त कर सकता है। धन्यवाद रंगलाल बिश्नोई जी, शुभकामनाएं, शुभाशीष देता हूँ। रंगलाल बिश्नोई जी, धन्यवाद रंगलाल जी, आपका शुभाशीष मुझ पे बना रहे। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंट कर रहे हो चाची, वेरी वेल डन, धन्यवाद बच्चों। अब मेरी एक कविता है आपके सामने जिसका शीर्षक है मजदूर। अब मजदूर का जीवन कैसा है और जब ये महामारी का दौर आ जाए तो वो जीवन को कैसे देखता है, तो वो कैसे चल पड़ता है। हम तुम तो बहुत सी बातें कर लेते हैं, लेकिन उसे तो यही पता होता है कि मैंने 2 समय का खाना भोजन का प्रबंध करना है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को, अपनी बीवी को भूखा नहीं सुलाना है। तो उसी से मिलता जुलता मजदूर पर लिखी है मैंने एक कविता।
आशा करूँगी कि मेरी बात आप तक पहुँच पाए, आप जो मैं लिखना चाह रही थी या जो मैंने लिख दिया है वो आप समझ सकें। तो प्रस्तुत है मेरी एक कविता मजदूर। जैसे सूरज की पहली किरण किवाड़ के किसी छोटे से सुराख से भीतर प्रवेश कर सूर्य प्रखरता का आभास करा देती है, बस उसी तरह कमीज के छोटे छोटे झरोखों से प्रसारित हो रही उसकी कृशकाह देह। अब किवाड़ में से सूर्य की छोटी छोटी किरणें आती है तो हमें पता चल जाता है कि जी सूरज उग गया है, दिन चढ़ आया है। अब इसी तरह मजदूर की कमीज के छोटे छोटे झरोकों से प्रकाशित हो रही उसकी कृशकाह देह। कारण आलिंगन उन असंख्य बोझों का जो सीने से न लग पीठ से चिपक जाते हैं और अपने स्पर्श से वज्र देह को और कठोर बनाते हैं। उसने कभी नट विद्या का हुनर नहीं सीखा, परंतु ईंटों को सर पर रख जब निर्माणाधीन बिल्डिंग की अगणित सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। अब नट विद्या तो सीखी नहीं, लेकिन पता है भोजन चाहिए किनके लिए, अपने और अपनों के लिए। तो वो क्या करता है, अगली सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाता है। तब स्वाभिमानी शुदा गुरु का ध्यान बरबस हो आता है। कमीज का कॉलर अब बहुत से राज खोलने लगा है। सदा तन पर कंधों पर इतराया वो कॉलर। ठीक है भाई, अपनी मेहनत करके खाते हैं, कमाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, तो वो तनकर रहता था उसका कॉलर। क्या हुआ जो कुछ सीवन अब उधड़ने लगी है। हर उधड़न उसके जिंदगी से दो चार होने की कहानी कहती है। बयां करती है। कमीज के तंतु तंतु को समेट इसकी बीवी ने इससे जुड़ी यादों को पहुंचन में समेट लेती है। उसको वेस्ट नहीं करती, उसका पोंछा बना लेती है, डस्टिंग का कपड़ा बना लेती है, लेकिन उसको अपने से जुदा नहीं करती है तो उसके घर सोना, पर कांच से उन नन्ही नन्ही कलाइयों को सजाने का आज वादा है उसका। उसके घर एक बिटिया है जिसका नाम है सोना। है तो उसके घर सोना, पर कांच से उन नन्ही नन्ही कलाइयों को सजाने का आज वादा है उसका। बस ऐसे ही वादों को निभाने की खातिर साथ ही उन चार उदर होम वेदियों में अपनी आत्माभिमानी काया को स्वाहा करता है। उसकी आत्माभिमानी काया कहाँ स्वाहा हो रही है? उन चार उदर होम वेदियों में। उसका परिवार है इतना। महामारी जिसे आजकल हम तुम सब झेल रहे हैं, ये तो पीढ़ियों से उसके घर गरीबी भुखमरी नाम से पैठ कर बैठी है। हाँ, पर इसे भी इसने अपने चू रहे छप्पर के नीचे एक कोना दे दिया है। वो कहता है ऐसी बीमारियां आती हैं जाती हैं, नीली छतरी वाला बैठा है, जितनी जिंदगी है जी लेंगे और एक दिन तो सबने जाना है। इसकी संतति हमजोलीबन अपना बचपन इसके संग बिता रही है। सुबह शाम ये अपने शरीर मंदिर को प्रणाम करता है और सूखी रोटियों में अपनी बलिष्ठता के गुण भरता है। हाँ, जो अब महामारी का सैलाब आया है, उन लहरों की फेनों में यह कुछ बह चला है। पर इस पलायन में भी कुछ अभी जड़े जमाए हुए हैं। सारी धरा को अपनी जननी कहे हैं। देखो तरीका बदल दिया है इनके जीवन का इस बहती बयार ने। अब रेड़ी उठा तरकारी भाजी बाजारों को सजा, मान से लबरेज हुंकारों ने धूल फांकने नहीं दी अपने गर्वीले अभिमानों को। बात यह है कि सब कुछ बंद हो गया था, मजदूर की मजदूरी नहीं है, घर बैठा 2 वक्त की रोटी नहीं है, क्योंकि वो तो ताजा कमाकर ताजा खवाने वाले ही उसी में आते हैं। तो ये नहीं है कि वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ लंगर लगेगा और ये वितरित होगा। उसने अपने जीविका के लिए कोई साधन जुटाए हैं तो ठीक है, उनको छूट थी जो सब्जी तरकारी लेकर बाजारों में निकलते थे, तो कुछ ऐसा ही काम कर लिया जाए। इसने सुना है कि 1 मई सारे जहां में इसके नाम से दर्ज है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस।
इसने सुना है कि 1 मई सारे जहां में इसके नाम से दर्ज है। तो यही तो ये कह रहा है तुमसे हमसे, वही तो एक है और दूजा उसी का अंकन। वही तो एक है और दूजा उसी का अंकन। एक मैं हूं यानी 1 मई। मजदूर संज्ञा से विभूषित 2 हाथ मेरे ब्रह्मास्त्र। मजदूर संज्ञा से विभूषित 2 हाथ मेरे ब्रह्मास्त्र। घूमती दुनिया का हो कोई छोर, कर्मठता मुझे बांधे रखती है हर ओर। कर्मठता मुझे बांधे रखती है हर ओर। सच्ची बात, जी हाँ कवि समाज जी, सच्ची बात है। मजदूरों के जीवन की यही सच्ची कहानी है। तो शब्दों का प्रयोग बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद अंजू जी, धन्यवाद, थम्स अप, थैंक यू। अब एक कविता है मेरी मानवीकरण की। तो प्रकृति का मानवीकरण है, जिसमें सूर्य को लेकर मैंने मानवीकरण किया है। तोड़ तमकारा। तो मैं ये प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। तोड़ तमकारा। तोड़ तमकारा रथ हाँक आ रहा, पदचाप ध्वनि प्रकंपित नभ मही। तोड़ तमकारा रथ हाँक रहा, पदचाप ध्वनि प्रकंपित नभ मही। मही मतलब धरती। ऊँघते तारागण अधर मुस्कान कण कण। ऊँघते तारागण अधर मुस्कान कण कण। व्योम श्याम चुनर ढलक पल पल। व्योम मतलब आकाश। व्योम श्याम चुनर, आकाश की श्याम रूपी चुनरी ढलक रही है। जब कौन आ रहा है? प्रभात सूर्य। तोड़ तमकारा रथ हाँक आ रहा है। केसरिया रंग रच उषा क्षण भर लाल रंग। केसरिया रंग रच उषा क्षण भर लाल रंग। नील नभ संग नूतन आभा। नील नभ संग नूतन आभा। भांत भांत रंग दिशा, सप्त सैंधव शोभायमान। कहते हैं ना, 7 घोड़ों पर सवार होकर सूर्य देवता आते हैं। सप्त सैंधव शोभायमान, खग विहग कलरव मंगल गान। तब क्या है, सब पक्षी सब कलरव करते हैं, मंगल गान गा रहे होते हैं। ये प्रभात की वेला है। तोड़ तमकारा रथ हाँक आ रहा है। तुरंग चिन्ह धूल उठी सागर विची। तुरंग चिन्ह धूल उठी सागर विची। मिलन अनंत व्योम तृप्त शूल। अलसाई कलियां अंग अंग अंगड़ाई। एक रस ओस बूंद पल्लव गात। जीवन ना निशेष प्रीतम छलिया। जीवन ना निशेष प्रीतम छलिया। तोड़ तमकारा रथ हाँक आ रहा है। सप्तरंग रश्मि मुकुटधारी, दर्शन प्रफुल्लित समग्र प्रकृति। सप्तरंग रश्मि मुकुटधारी, दर्शन प्रफुल्लित समग्र प्रकृति। अचल नगराज दृग तृप्त, समस्त कानन पथ बुहार। सारा जंगल सारे रास्ते उसका पथ बुहार रहे हैं। सरिता हर्षित दौड़ त्वरित रहर। सरिताएं हर्षित होकर दौड़ रही हैं। संदेश वन उपवन जलथल, भोर गुंजार मौन अखिल निश। तितली रसपान संपूर्ण पुरुष प्रसन्न। तितली रसपान संपूर्ण पुष्प प्रसन्न। सब फूल और ये प्रसन्न सब क्या है, खुश हो रहे हैं। तोड़ तमकारा रथ हाँक आ रहा। गुंजरित धरा मंगल गीत उषा मिलन आतुर। धरा क्या कर रही है, गुंजरित हो रही है, मधुर गीत गा रही है। उषा मिलन आतुर, प्रतिदिन चीर नूतन तिरछ पलक अनंत अनिमेष। अनिमेष एकटक देख रही है। तो प्रतिदिन चीर नूतन तिरछ पलक अनंत अनिमेष। अक्षत रोली आरती थाल सिंधु शब्द लहरी अमर संगीत। अक्षत रोली आरती थाल सिंधु शब्द लहरी अमर संगीत। तोड़ तमकारा रथ हाँक आ रहा। तेज पुंज तेज प्रताप, नव जीवन नव उजास। अब तेज पुंज है सूर्य का, तेज प्रताप है, वो हमें जीवन में नए जीवन नए उजाले का ही हमें संदेश देता है। रावत सर कवि समाज की शोभा खूब बढ़ाई, युवा सीख लेंगे जरूर, जी जरूर लेंगे। कुछ अगर मैंने अच्छा सुनाया है, सीख लायक है तो जरूर लेंगे। धन्यवाद जी ओम पारिक जी। हाँ जी। तेज पुंज तेज प्रताप, नव जीवन नव उजास, रवि दिवाकर। शुभ श्वेत वस्त्र सुसज्जित, शुभ श्वेत वस्त्र सुसज्जित। स्वर्ण रजत चांदनी छिटकाए, चाह उषा आलिंगन, चाह उषा आलिंगन। मंथर त्वरित पगधर, ध्वज श्वेताभ। तोड़ तमकारा रथ हाँक आ रहा। तोड़ तमकारा रथ हाँक आ रहा।
धन्यवाद जी। तो ये मेरा था सूर्य के लिए एक मानवीकरण कि सूर्य, सुबह का सूरज किस तरह से आ रहा है, कहाँ कहाँ पर उसकी रश्मियाँ, उसकी श्वेत आभा फैल रही है, जो हमें जीवन को प्रकाशमय और उजाले से भरपूर बनाए रखने का संदेश दे रही है। शब्दावली का सुंदर है सटीक प्रयोग। शशि जी धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सराह रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आप सब मेरे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब एक मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है स्वच्छता अभियान। ऐसे है कि सरकारों द्वारा बहुत से अभियान चलाए जाते हैं, आप और हम सब मिलकर उसके भागीदार हैं कि हमें उसमें अपना योगदान करना चाहिए। तो देखें हम कहाँ कितना अपना योगदान कर लेते हैं, और जो योगदान दे रहे हैं वो कहाँ रह जाते हैं, नींव की ईंट बन के रह जाते हैं या कंगूरे कुछ और बन जाते हैं। तो इसी तरह से एक स्वच्छता अभियान पर कविता है जो कहीं देखा भी था, उसी से प्रेरित होकर कुछ मैंने लिख डाला ऐसा। तो सुनिए, शायद मेरी बात आप तक पहुंचे, आप मेरी बात से बंध सकें। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। सड़क किनारे गंदगी ढेर देख, स्वच्छ भारत अभियान नारा स्मृति पटल पर जग जाता। सड़क किनारे गंदगी ढेर देख, स्वच्छ भारत अभियान नारा स्मृति पटल पर जग जाता। ऐसा दृश्य देखा हमने दिल्ली शहर की एक गली में। शायद दिल्ली गए होंगे, कुछ वहां ही देखा होगा ऐसा दृश्य देखा हमने दिल्ली शहर की एक गली में। वो ढेर में बीन रहा था कुछ प्लास्टिक, कांच, कुछ लोहे के कण। वो ढेर में बीन रहा था कुछ प्लास्टिक, कांच, कुछ लोहे के कण। देख उसे तब लगा सच्चा स्वच्छ भारत अभियान एम्बेसडर मिल गया। भाई स्वच्छता की बात तो करते हैं और उसके एम्बेसडर भी बनते हैं, ये है ना असली सच्चा एम्बेसडर स्वच्छ भारत अभियान का। जी, अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। वो ढेर में बीन रहा था कुछ प्लास्टिक, कांच, कुछ लोहे के कण। देख उसे तब लगा सच्चा स्वच्छ भारत अभियान एम्बेसडर मिल गया। वो फटते मैली कुचैली झोली लटकाए दुनिया से बेखबर चल पड़ा अपने मिशन। उसका तो मिशन है, बीनना है। क्यों बीनना है अभी आपको पता चलेगा। पो फटते मैली कुचैली झोली लटकाए दुनिया से बेखबर चल पड़ा अपने मिशन। बस आज सदा, बस आज ज्यादा बटोर ले तो दाम भी ज्यादा मिल जाएगा। यही है इसका उद्देश्य। बस आज ज्यादा बटोर ले तो दाम भी ज्यादा मिल जाएगा। यही सोच बढ़ते उसके जल्दी जल्दी कदम, यही सोच बढ़ते उसके जल्दी जल्दी कदम। मानव देह संग सृष्टिकर्ता ने जो जठर जोड़ा, मानव देह संग सृष्टिकर्ता ने जो जठर जोड़ा, इसी की तृप्ति चिंता ने उसे इस पथ पर मोड़ा, इसी की तृप्ति चिंता ने उसे इस पथ पर मोड़ा। गंदगी ढेर पर बैठा नहीं सोचता क्या गंदला क्या स्वच्छ, गंदगी ढेर पर बैठा नहीं सोचता क्या गंदला क्या स्वच्छ। नन्हे हाथों में उलट पुलट जाने क्या खोजता, नन्हे हाथों से उलट पुलट कर जाने क्या खोजता। काम ही पूजा यही सुना, उदाहरण सत्य आज इस पथ मिला। काम ही पूजा यही सुनते हम, उदाहरण सत्य आज इस पथ मिला। मैला तन मैले वसन स्वयं हो रहा उसमें प्रसन्न। मैला तन मैले वसन, वसन यानी कपड़े, स्वयं हो रहा उनमें प्रसन्न। देख इस भारत नन्हे फूल को भान होता, ना होगा देने वाला निवाला, ना प्रेम प्याला। कोई तो कारण रहा होगा ये छोटा सा बालक, जो अबोध बालक है, जो बचपन में क्या कर रहा है, बीन रहा है। क्यों? वही है कि जठर जोड़ दिया है परमात्मा ने, तो उसकी पूर्ति करनी है। ठीक है। भान होता ना होगा देने वाला निवाला, ना प्रेम प्याला। बीन बीन भरता झोली जुटाता दो जुगत का दाना। या बीन रहा है भारत भाग्य वीणा का तराना। हम कहते हैं बालक बालिकाओं की शिक्षा 14 वर्ष तक कोई बालक बालिका है वो कोई कार्य नहीं करेगा तो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा वो। पर ये चल रहा है, जिनके नहीं गुजारा पता चलने पे एक्शन लिया जाता है, लेकिन फिर भी बीन 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 भरता झोली जुटता दो जुगत का दाना। या बीन रहा भारत भाग्य वीणा का तराना। नहीं पता क्या है सरकारी योग, ना चर्चा को कोई विषय भोग, ना पता कैसे न्यूज़ हेडलाइन में है आना, बस ज़्यादा बटोर पैसा ज़्यादा पाना। उसे इस चीज़ों से मतलब नहीं है।
नहीं पता क्या है सरकारी योग, ना चर्चा का कोई विषय भोग, ना पता कैसे न्यूज हेडलाइन में आना, बस ज्यादा बटोर पैसा ज्यादा है पाना। वहीं कितने महानुभाव संदेश मीडिया में पहुंचाते हैं, वहीं कितने महानुभाव संदेश मीडिया में पहुंचाते हैं। झाड़ू हाथ ले सब फोटो अपनी खिंचवाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान है, चलो जी आज से शुरू हो रहा है, आइए इसकी कैंपेनिंग करते हैं। तो झाड़ू हाथ में लेते हैं, एक सड़क पर खड़े होके फोटो खिंचा के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगते हैं, कहीं वो और कहाँ ये नन्हा बालक। झाड़ू हाथ ले सब फोटो अपनी खिंचवाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर गली चौराहों में लगवाते हैं। क्या यह है सच्चा स्वच्छता मिशन? क्या यह है सच्चा स्वच्छता मिशन? या नाजुक तन जो करता दिन भर प्रसन्न, या नाजुक तन जो करता दिन भर प्रयत्न। जिम्मेदार नागरिक बन अपना कर्तव्य निभाएं, जिम्मेदार नागरिक बन अपना कर्तव्य निभाएं। स्वच्छता भारत का संकल्प सच्चे मन से अपनाएं। किसी भी आप कार्य को करते हैं तो उसका संकल्प आप सच्चे मन से करें तो कार्य पूर्ण भी होगा। तो स्वच्छ भारत अभियान का जहाँ जहाँ जिस शहर में जिस पालिकाओं ने जिस पंचायत ने अगर सच्चे मन से उठाया है तो वहाँ पूर्ण भी हुए हैं, उनका नाम भी दर्ज है। हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगली कविता है मेरी आपके सामने, और कब तक। आशा है कि आप सब बोर नहीं हो रहेंगे। दर्पण दिखाती कवित्री, अति उत्तम रचनाएं, धन्यवाद पुरी जी। और कब तक, और कब तक कितना बटोरोगे, और कब तक। पढ़िए और समझिए बात कहाँ हो रही है, मेरी बात आप तक पहुंच जाए। और कब तक कितना बटोरोगे, और कब तक, और कब तक देह को निचोड़ते रहोगे, और कब तक इस देह को निचोड़ते रहोगे, और हड्डियों को कब तक चटकाते रहोगे, और हड्डियों को कब तक चटकाते रहोगे। ये शुभम पुरी जी लिख रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जी, किस बारे में लिख रहे हैं? नहीं नहीं जी, स्वच्छ भारत अभियान को अपनाने के लिए कदम उठाना है या नहीं, उसके लिए नहीं लिख रहे हैं आप। अच्छा है, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा है, धन्यवाद। हाँ जी, और कब तक कितना बटोरोगे, और कब तक, और कब तक इस देह को निचोड़ते रहोगे, और हड्डियों को कब तक चटकाते रहोगे, कब तक जीवा को रसना की स्लेट पर घिसते रहोगे, कब तक जीवा को रसना की स्लेट पर घिसते रहोगे, और कब तक प्रत्यक्ष मिश्री से घुलते पीठ पर करेला रगड़ते रहोगे। क्या है, हम आपके सामने हैं तो हम अच्छा अच्छा बोलेंगे, जब आपसे पीछे हैं या आप प्रस्तुत नहीं है तो भाई फला आदमी ऐसा है, चलता है ये सब ना। और कब तक प्रत्यक्ष मिश्री से घुलते पीठ पर करेला रगड़ते रहोगे, कब तक लालसाओं की दिन रात चलती गाड़ी में सच झूठ के पहिए बदलते रहोगे, कब तक लालसाओं की दिन रात चलती गाड़ी में सच झूठ के पहिए बदलते रहोगे, और कब तक बैलेंस बढ़ाते रहोगे बैंक में, और कब तक बैलेंस बढ़ाते रहोगे बैंक में, और कितने कागज मिट्टी के टुकड़ों को जोड़ोगे, और कितने कागज मिट्टी के टुकड़ों को जोड़ोगे। कब तक, कब तक संस्कारों को दरकिनार कर, कब तक संस्कारों को दरकिनार कर ऐशो आराम जमाने की खुशियों के दाने उन चोंचों में भरते रहोगे। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ठीक है, इसके लिए हम साम दाम दंड भेद नीतियां अपनाते, क्योंकि उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं सारी ही हम चाहते हैं दे दें, लेकिन रास्ता कौन सा है? जब हम संस्कार विहीन होकर कार्य करेंगे तो बच्चों में कैसे पहुंचेगा। कब तक संस्कारों को दरकिनार कर ऐशो आराम जमाने की खुशियों के दाने उन चोंचों में भरते रहोगे, और कब तक बटोरना है कितना सहजना चाहते हो, और कब तक बटोरना है कितना सहजना चाहते हो, और कब तक भागोगे और कहां तक भागोगे, और कब तक भागोगे कहां तक भागोगे, और कब रुकोगे कहां रुकोगे, और कब रुकोगे कहां रुकोगे। शायद देह पूरी तरह से निचुड़ जाएगी, कब रुकोगे। आखिरकार तो देह है, धीरे धीरे इसमें कमजोरी भी आएगी, शरीर क्षीण क्षीण भी होगा, तब रुकोगे। और कब तक रुकोगे कहां रुकोगे। शायद देह जब पूरी निचुड़ जाएगी, हड्डियां चटक जाएंगी, दांत पेट में गमन करने लेंगे, दांत पेट में गमन करने लगेंगे, और आंखों के कांचों के सामने, और आंखों के कंचों के सामने दिन भी रात का रूप धरने लगेंगे। तब क्या होगा, नजर दृष्टि दोष ये भी प्रखर हो जाएगा उस टाइम हमारा। और आंखों के कंचों के सामने दिन भी रात का रूप धरने लगेंगे। तब कहीं तुम्हारे 2 पैरों को 4 पैरों की जरूरत आन पड़े,
तब कहीं तुम्हारे 2 पैरों को 4 पैरों की जरूरत आन पड़े और तब तक वह खाट भी इनकार स्वर से गूंज उठे। अब तो चारपाई भी जवाब देने लगेगी, भाई बस कर, सारा दिन ही लेटा रहता है, ठीक है ना। और तब तक वह खाट भी इनकार स्वर से गूंज उठे और तब मालूम हो तुम्हें बटोरे गए असबाब से कुछ भी दर्द दवा नहीं होगा। और तब मालूम हो तुम्हें बटोरे गए असबाब से कुछ भी दर्द दवा नहीं होगा। और साथ वहां एक ही वस्तु का होगा, वो होगी तुम्हारी लाल किताब। लाल किताब होगी वो तुम्हारी, हाँ जी इसमें कर्म है, आपके भाग्य में ये लिखा है, आप ये करिए। और साथ वहां एक ही वस्तु का होगा, वो होगी तुम्हारी लाल किताब, हाँ वही कर्म पुस्तिका। यहाँ लाल किताब से हाँ वही कर्म पुस्तिका। अब बतलाओ कब तक बटोरोगे, कितना बटोरोगे, कब तक बटोरोगे, कितना बटोरोगे। तो ये मेरी एक कविता थी, कब तक बटोरोगे। बहुत बढ़िया, अच्छा है बहुत। रंगलाल बिश्नोई जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। अब इसी क्रम में एक कविता और सुना रही हूँ मैं आपको, जिसका शीर्षक है धुंध। ये सारा जाड़ा, सारी ठंड, सारी बर्फ क्यों ले लेती है मुझे आगोश में। ये सारा जाड़ा, ये सारी ठंड, ये सारी बर्फ क्यों ले लेती है मुझे आगोश में। समा जाती है जो हर पोर पोर में, समा जाती है जो हर पोर पोर में। कौन जल रहा है यहाँ, कौन जल रहा है यहाँ। मैं अंतर्मन यहाँ चाह रात के लब, मैं अंतर्मन यहाँ चाह रात के लब। ये धुंध ये कुहासे घेर लेते हैं मुझे, ये धुंध ये कुहासे घेर लेते हैं मुझे। तपती काया से लिपट ये ओस बूंदे, तपती काया से लिपट ये ओस बूंदे। समीर सांसों का छुअन पा भाप बन उड़ जाती हैं। तपती काया से लिपट ये ओस बूंदे, समीर सांसों का छुअन पा भाप बन उड़ जाती हैं। एक बार फिर बरसने को मुझ पर, एक बार फिर बरसने को मुझ पर। ये धुंध कब जब छटेगी तब साफ होगा दर्पण, ये धुंध जब छटेगी तब साफ होगा दर्पण। धुंध अभी छटनी बाकी है, धुंध अभी छटनी बाकी है। सांस की हर डोर से हर नातों की ओर से, सांस की हर डोर से हर नातों की ओर से। हर उस शख्सियत के चेहरे पर, हर उस शख्सियत के चेहरे पर खिली धूप से धुंध अभी छटनी बाकी है, धुंध अभी छटनी बाकी है। हाँ जी। और कब तक कविता के लिए रंगलाल बिश्नोई जी कह रहे हैं, जीवन की असलियत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद रंगलाल जी। मीनापुरी जी अति उत्तम, धन्यवाद दीदी जी। मीठी निबोरी, अगली कविता का शीर्षक है मीठी निबोरी। नीम वृक्ष। बचपन वाली आंखों की इस चित्रशाला में जो इंद्रधनुषे रंग बिखरे पड़े हैं अनेक, कुछ रंग गहरे हो आंखों के कोरों में चढ़े बैठे हैं आज। बचपन वाली आंखों की उस चित्रशाला में जो इंद्रधनुषे रंग बिखरे पड़े हैं अनेक, कुछ रंग गहरे हो आंखों के कोरे में चढ़े बैठे हैं आज। छोटी छोटी गोल आंखों ने देखा था तब हर सहेली सखी के घर लगा था एक नीम वृक्ष। छोटी छोटी गोल आंखों ने देखा था तब हर सहेली सखी के घर लगा था एक नीम वृक्ष। घना ऊंचा छायादार, घना ऊंचा छायादार, लंबी लंबी ऊंची शाखाओं से करता ठंडी ठंडी बयार। पत्ते फूल फल और शाल घृत मिश्रण हर साख, हर अंग संजीवनी बहती ये जीवन की वाक। हर सहेली सखी घर लगा था एक नीम वृक्ष, घना ऊंचा छायादार। कभी सावन झूला बन जाता, मधुर लोरी खूब सुनाता। परिक्रमाओं के नन्हे कदमों में हर देवालय छोटा पड़ जाता, परिक्रमाओं के नन्हे कदमों में हर देवालय छोटा पड़ जाता। मीठी निबोरी कड़वे पत्ते, मीठी निबोरी कड़वे पत्ते हर मर्ज की दवा बन जाते। दरअसल ये कविता दो प्रतीकों में बंधी हुई है, मीठी निबोरी नीम वृक्ष। इसको आप पूरा सुनेंगे तो समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हर सहेली सखी घर लगा था एक नीम वृक्ष, घना ऊंचा छायादार। हाय अभागा बीता बचपन, वृक्षारोपण हुआ जब आंगन। मीठी निबोरी की मिठास छूटी जब शाखा से कोंपल फूटी। खड़ा रहा प्रहरी बनकर, खड़ा रहा
प्रहरी बनकर दुख के बादल को छांटता, प्रतिपल अवसादों को पीता, हर दिन को एक युग में जीता। हर सहेली सखी घर लगा था एक नीम वृक्ष, घना ऊंचा छायादार। कंठ में कड़ुआ सा घुलता, अंतस में हर गुण उतरता, शकरा मिश्रित कुनैन हो, हलक में धीरे धीरे उतरता। अपने नन्हे पौधों की करता सार, सूख गया उसका हर तंतु तार। अपने नन्हे पौधों की करता सार, सूख गया उसका हर तंतु तार। वज्रपात की रात काली, नीम वृक्ष लिपट खूब रोए नन्हे गात। बाहों में कसकर जकड़ा, नहीं होने दूंगी जुदा। एक झंझावात आया, तिनका तिनका सब उड़ाया। शाखाएं सब टूट गई, पिराया हर तन वृक्ष। जाड़ों की रातों में खूब सूख गया, नन्ही कोंपल का साया छूट गया। अब जब मैं बन मीठी निबोरी आंगन में बिखरती हूँ, अब जब मैं बन मीठी निबोरी आंगन में बिखराती हूँ अपनी मिठास, तब कुछ जान पाती हूँ वो रसीला एहसास। खट्टे मीठे स्वादों को चखते देखूं, देखूं मैं उनके हर्षित चेहरे। अनुभूत सी मैं भी गोता लगा आती तब सागर गहरे। हर सहेली सखी लगा था एक नीम वृक्ष, घना ऊंचा छायादार। हंसती रोती हर हुक सी उठती, हंसती रोती हर हुक सी उठती, वो नीम वृक्ष की छत, निबोरी का सरस रस। बालपन में ना छूटे किसी का ये अमृत कलश। हर सहेली सखी घर लगा था एक नीम वृक्ष, घना छाया ऊंचा दार। मेरी एक श्रृंगार रस की अब कविता है जिसका शीर्षक है इंतजार। यहाँ पर अभिसारिका किसी के इंतजार कर रही है, तो कविता पठन के बाद आप ही बताएं कि किसके इंतजार में हैं। तो सुनिए। हर रोज की तरह आज भी वो होले से मेरी खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। हर रोज की तरह आज भी वो होले से मेरी खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। रोज रोज खिड़की से छुपकर देखना सब मालूम है हमें। रोज रोज खिड़की से छुपकर देखना सब मालूम है हमें। साथ ही इस तरह हर रात यूं आने पर ऐतराज भी। साथ ही इस तरह हर रात यूं आने पर ऐतराज भी। कल मिलने का वादा ले लो, अब थोड़ा आराम कर लो। कल मिलने का वादा ले लो, अब थोड़ा आराम कर लो। इंतजार रहेगा हमें तुम्हारा, सब कहे मैं बत्ती बुझा सो गई। दिन उलसित लहरों सा जागा, मैं लहर की मौज में बहती रही। दिन उलसित लहरों सा जागा, मैं लहर की मौज में बहती रही। संध्या वेला श्रृंगारित अभिसारिका दीदार को तरसने लगी। हर रोज बिन बुलाए आ धमकता, मेरी नाव पर भी मेरी कनक देह को अपने रजत पाश में बांध देता। मेरी नाव पर भी मेरी कनक देह को अपने रजत पाश में बांध देता। आज कितना तरसा रहा है, कुछ और नहीं, बस भाव खा रहा है। जरा छत पर जाकर देखूं, कहीं नुक्कड़ के पेड़ पर ना चढ़ा हो। तब किसी ने होले से मेरा हाथ थाम कहा, अभी तक नहीं आया, चलो हम मिलकर देखते हैं। तब किसी ने होले से आकर मेरा हाथ थाम कर कहा, अभी तक नहीं आया, चलो हम मिलकर देखते हैं। मेरा इंतजार उन आंखों में भी तैरने लगा। हाथों में हाथ और अटूट साथ देख वो भी धवल सौम्य बौछारों से हमें भिगोने लगा। हाथों में हाथ और अटूट साथ देख वो भी हमें धवल बौछारों से भिगोने लगा। वो चांद मेरी छलनी में उतर मेरे चांद की बलाएं लेने लगा। वो चांद मेरी छलनी से उतर मेरे चांद की बलाएं लेने लगा। इसी के साथ मैं अपनी एक अंतिम कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, मौन मोह। मुझे आप सबने बहुत झेला, मैं यही कहूँगी। पता नहीं किस तरह का रहा मेरा प्रस्तुतिकरण, पर आप सबका सहयोग बना रहा, उसके लिए धन्यवाद। मेरी एक अंतिम कविता है, मौन मोह। अक्सर स्त्री की सुंदरता बांध लेती है पुरुष को, आकर्षित हो जाता है वो उसके लावण्य पर। अक्सर स्त्री की सुंदरता बांध लेती है पुरुष को, आकर्षित हो जाता है वो उसके लावण्य पर कब? जब कभी मुलाकात का मंजर हो सामने, तो वह प्रणय निवेदन भी करने को हो जाता है आतुर। पर कब? जब कभी मुलाकात का मंजर हो सामने, तो वह प्रणय निवेदन भी करने को हो जाता है आतुर। अगर जहाँ मुलाकात की कोई तस्वीर ना हो, संभव कैसे बन पाता है किसी स्त्री का चुंबकीय मोह? अगर जहाँ किसी मुलाकात की कोई तस्वीर ना हो, संभव कैसे बन पाता है किसी स्त्री का चुंबकीय मोह?
सिर्फ उसके अल्फाजों से, उसके दृष्टिकोण से, सिर्फ उसके अल्फाजों से, उसके दृष्टिकोण से, सुंदरता की कसौटी पर नहीं। पर मैं इश्क करने लगा हूँ तुम्हारे हर जज्बात से, पर मैं इश्क करने लगा हूँ तुम्हारे हर जज्बात से। पर उत्तर चाहता पुरुष कह उठता है, पता नहीं क्यों, पर मैं बंध गया हूँ तुम्हारी हर बात से। अचंभित सी हो सिमटने लगती है तब स्त्री अपने आप में, अचंभित सी हो तब सिमटने लगती है तब स्त्री अपने आप में। कोई परिचय पत्र बना भी नहीं कभी, मौन भी संवाद न कर पाया कभी। गहरी सांसों और अंतर्मन उठते झंझावातों से, उधेड़ बन की तुरपाइयों से, गहरी सांसों और अंतर्मन उठते झंझावातों से, उधेड़ बन की तुरपाइयों से निकल तब वह सहसा सुई चुभ बतला जाती है। उधेड़ बन की तुरपाइयों से निकल तब सहसा सुई चुभ बतला जाती है। नियति चक्र से बंधे हैं हम सब, नियति चक्र से बंधे हैं हम सब। यहाँ कौन कब किसे मिलेगा, कौन प्यार तकरार की भेंट चढ़ेगा। यहाँ कौन कब किसे मिलेगा, कौन प्यार तकरार की भेंट चढ़ेगा। शायद ये तय है, बस तय करनी है तुम्हें अपनी तदबीरें, बस तय करनी है तुम्हें अपनी तदबीरें। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो कविता पाठ और जो कहानी पठन किया गया आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद।